उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। इस कार्यक्रम के पिछले अंक में आपने सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से निमि मिश्रा की बातचीत का पहला भाग सुना था। आज प्रस्तुत है उसी बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तो आपसे मुखातिब हैं अभिनेता प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि बहुत मेहनत करते हैं और आप वो सब जो विलेन वाला काम है, बुरे आदमी का काम, वो इतनी सहजता से करते हैं कि लगता ही नहीं है कि इसके पीछे एक बहुत अच्छा आदमी है। That's an actor. That's an actor's job. जैसे आप अपना काम कर रही हैं अनाउंसर का, तो हम भी अपना काम जो है, जब हमें एक किरदार दिया जाता है तो हम उस किरदार को, जैसे मैंने आपको कहा कि हम हमेशा, हमारी एक एक्टर की यही कोशिश होती है कि चाहे वो उसमें कॉमेडी डाले या डिफरेंट मैनरिज्म डाले, लेकिन इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इम्पैक्ट वही होना चाहिए कि कैरेक्टर जो बड़ा खतरनाक है, ताकि वो जो फिल्म की स्टोरी, कहानी के बतौर वो चले उस कैरेक्टर के तो साथ। किस तरह से मेहनत करते हैं? जैसे कोई कैरेक्टर आपको मिल गया, बस उसमें फिर बैठते हैं, फिर बात करते हैं, फिर वो कहानी डायलॉग लिखे जाते हैं, फिर कंसल्टेशन होती है, रिहर्सल होती है, वहीं पर। सर आजकल हमें खैर इतना, जैसे फॉरेन कंट्री में तो उनको बाउंड स्क्रिप्ट पहले मिल जाते हैं, 6-6 महीने पहले हर एक्टर को बाउंड स्क्रिप्ट मिल जाता है, चाहे वो बड़ा किरदार कर रहा हो, चाहे वो छोटा किरदार कर रहा हो, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट उसको मिल जाता है। तो ही नोज हिज पोजीशनिंग, व्हाट इज हिज कैरेक्टर, व्हाट इज हिज रिलेशनशिप विद द अदर एक्टर्स, व्हाट इज हिज स्टेटस इन द पिक्चर। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हम लोग जो है इतने डिफरेंट, कई दफ़ा तो स्क्रिप्ट रेडी नहीं होता, तो स्क्रिप्ट बनते बनते पिक्चर रेडी होता है, क्लाइमेक्स बाद में बनाते हैं, पहले पिक्चर शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले किस ज़माने में ये पिक्चरें कामयाब हो जाती थी। अब चूंकि टेलीविज़न आ गया है, वीडियो आ गया, सब चीज़ें आ गई, तो लोग जो हैं बड़े एजुकेटेड हो गए। तो तब जब तक पिक्चर अच्छी नहीं बनेगी, आजकल पिक्चर नहीं चलेंगी। मतलब समझदार हो गए देखने वाले। इसीलिए इन लोगों को भी, जो पिक्चरें बड़ी बड़ी कामयाब होती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा एक हाथ होता है, और वो हाथ है मेहनत का। तो हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इस चीज़ को समझ गया है कि पहले स्क्रिप्ट जो है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको तैयार किया जाए, उसके बाद सिलेक्शन आर्टिस्ट की, और उसके बाद बाकायदगी से उनको दिए जाए। तो बहुत कम, अभी बहुत कम मेकर्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, तो लेकिन जो करते हैं वो कामयाब रहते हैं। अच्छा, आप तो कितने सालों से हैं, अरसा गुजर गया फिल्मों में आपको। आपने बहुत पुराने जो एस्टेब्लिश फिल्म मेकर हैं उनके साथ काम किया, अभी नए भी कर रहे हैं और अभी बहुत आगे तक करेंगे। तो पहले जब आप काम करते थे और अभी कैसा लगता है? कोई फ़र्क लगता है आपको? देखिए, पहले जो थे ना, पिक्चरें बनती थी, एक जुट के बनती थी, एक एटमॉस्फेयर होता था। यानी पिक्चर दिमाग से तो बनती थी, लेकिन साथ दिल से भी बनती थी। वो इमोशनल पिक्चर, इमोशनल होकर बनती थी। लेकिन उसके बाद न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, अभी न्यू लेटेस्ट विजुअल इफेक्ट्स आ गए हैं, और ये सब इफेक्ट्स आ गए, तो उसकी वजह से पिक्चर में इन्हेंसमेंट तो आई है, लेकिन कहानी, जो पिक्चर की रूह रवां होती है कहानी, वो कमज़ोर हो गई। आत्मा कमज़ोर हो गई। वो कमज़ोर होने से क्या है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म बिकम्स वीक। इसलिए आज देखते हैं, आजकल द रेशो ऑफ पिक्चर्स विच आर फ्लॉप आर मच मोर देन द फिल्म्स इन दोज डेज। उसकी वजह सिर्फ ये, एक बुरी पिक्चर उस वक्त भी बनती थी, एक बुरी पिक्चर उस वक्त बनती थी, लेकिन वो एवरेज बन जाती थी, प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट निकल आती थी। लेकिन आजकल प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या बिल्कुल टोटल लॉस हो जाती है पिक्चर, बड़ी बड़ी पिक्चरें टोटल लॉस हो जाती हैं अगर पिक्चर में दम ना हो तो। इसलिए ये जो है, इसकी वजह ये है कि मेहनत जो है वो बरकरार होती है। पर मतलब काम तो आपको वैसा ही करना पड़ता है जैसे पहले मेहनत काम तो हम एक्टर हमेशा, जो हमारे जैसे एक्टर, बड़ी पिक्चर छोटी पिक्चर हो, हम उसी मेहनत से करते हैं, उसी लगन से करते हैं। अब जो काम करने के तरीके हैं उसमें आप अपने को मतलब उसके फर्क तो काम का
वो नहीं है कि फ़र्क काम करने के तरीके में पड़ गया, बट एन एक्टर हु इज स्टेइंग टिल टुडे ही हैज़ टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से चेंजेस हुई हैं उसके मुताबिक उसको अपनाना पड़ेगा। जो हमारे पुराने फिल्म मेकर्स हैं वो आजकल फिल्में नहीं बना रहे क्योंकि वो बना नहीं सकते, आजकल के माहौल में डल नहीं रहे, उनका एक तरीका बनाने का मुख्तलिफ था, आज मुख्तलिफ है, ज़माना चेंज हो गया है, तो ज़माने के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, समझे ना आप। तो इसलिए वो सिर्फ फ़र्क यही है कि जो चलते हैं वो रहते हैं, हाँ, जो नहीं चल जाते पाते, जो कामयाब नहीं रहते, मुझको वो सोचते हैं कि पुराने ज़माने की टेक्निक में रहें तो वो कामयाब नहीं रहते। हाँ, ज़माने के साथ चलना पड़ता है। ज़माने के साथ चलना पड़ता है। यू हैव टू इम्प्रूव इन योर, एज आई सेड, इट्स ए परपेचुअल हार्ड वर्क, परपेचुअल हार्ड वर्क है ये, मतवातर हार्ड वर्क, लगातार करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी पसंद का गाना? अच्छा, आपको वो फिल्म याद आ रही है अपनी सिकंदर आज़म? हाँ, सिकंदर आज़म, और उसमें भी हीरो था मैं। इसमें आप हीरो थे, इसीलिए तो ना गाना जहाँ डाल डल पर सोने की चिड़िया, बहुत बहुत अच्छा गाना है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय। अच्छा, अब कुछ अवार्ड्स की बात करें आप। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला ही है, जी हाँ। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला है, पंजाब कला संग्राम अवार्ड मिला है, और भी बहुत से आपको याद है? शिकागो से भी मिला, नवंबर में लेजेंड्स अवार्ड से, ये अटलांटिक सिटी में हमें दिया गया, जिसमें देवानंद थे, वजंतीमाला थी, हेलन थी, जतिंदर था, सब थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अवार्ड्स वाज दैट दीज लेजेंड्स वर गिवन अवार्ड्स बाय द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ एक्टर्स। अच्छा, तो बहुत ही कामयाब ये फंक्शन रहा, और तो अवार्ड्स तो खैर अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू हो गए हैं, बहुत जी हाँ। सी जगह से आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई अवार्ड मिलता है, आपको तो इतने सारे मिले, आपके काम करने के अंदाज में या काम करने के सोच में कुछ फर्क आता है कि देखो अवार्ड मिला? फर्क ये सिर्फ आता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अप्रिसिएशन किया जा रहा है,
कई एक अवार्ड्स तो यहाँ पर इतने अवार्ड्स हो गए हैं कि फेक भी लगते हैं कई। अच्छा। और हमें भी कहा गया यार तुम ये अवार्ड तुम कोशिश करो। कोशिश अवार्ड के लिए काहे को करेंगे, अगर नहीं मिलना तो नहीं मिलना। हाँ। जो मिलना अवार्ड वैसा सेटिस्फेक्शन ना रहे कि ट्रॉफी मिली हुई या अवार्ड मिला हुआ है, ये हमने कोशिश करके लिया, तो उसका तो मेरिट नहीं है कुछ भी। मतलब काम में कोशिश करनी चाहिए, अवार्ड तो खुद मिलेगा। खुद मिलेगा। तो खैर वो उनको अवार्ड मिल जाते हैं, हम जिनको जो डिजर्विंग कई दफ़ा होते हैं उनको नहीं मिलता, उसकी हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन जब अवार्ड मिलता है तो हम सोचते हैं जेन्युइन अवार्ड मिला है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ ए जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन, वी अप्रिशिएट इट। आपके इतने सारे फैन हैं, कब से हैं और आज तक हैं और बनते जा रहे हैं नए नए, तो आप किसके अभिनय को बहुत एडमायर करते हैं, किसके काम करने के तरीके, या आपका कोई आइडियल रहा होगा कि मैं इसके जैसा करूं? मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरा आइडियल था ये अपना दिलीप कुमार, उनसे मुतासर था। मार्लन ब्रांडो था हॉलीवुड में, उसको बड़ा देखता था। बहुत से एक्टर थे, राज कपूर को भी बड़ा सराहता था, अपने अपने अंदाज में उन दिनों में एक्टर बहुत बढ़िया काम करते थे। लेकिन उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की, उनके परफॉर्मेंसेस को हमने सराहा, पसंद किया। फिर अपना एक स्टाइल क्रिएट करना पड़ता है। अब लोग जो हैं वो मेरे कितने क्लोन्स बने हुए हैं जो मेरी नकल करते हैं। वो बड़ा अच्छा लगता है कई दफ़ा, क्योंकि कहीं मुझे माइंड भी नहीं करता है कि मुझे अभी हाल ही में एक आदमी आया बेचारा, वो कहता है साहब कि मुझे स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता है जूनियर प्रेम चोपड़ा। तो मैं अच्छा तो क्या करते हो? विश्वनाथ उसका नाम है। कहते जी मैं न किए आपकी फिल्मों के तमाम डायलॉग स्टेज पे जाके बोलता हूँ आपके अंदाज से, और मेरी शक्ल आपसे मिलती है। अच्छा। तो मैंने देखा वाकई शक्ल उसकी मिलती। तो वो कहते जी मेरा जरिया है घर चलाने का। कई एक्टरों ने, कई स्टार्स ने ऑब्जेक्शन किया है कि तुम ऐसा करते हो, यार ये ठीक बात नहीं है, तुम ऐसा मत करो, हमारे से इजाज़त लो। मैंने कहा देखो मुझे तो दरअसल ये बहुत खुशी हुई, मेरी वजह से किसी का घर चल रहा है, तो मेरी ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने फिर सबको बताया, और वो बनता, वो अभी भी बहुत से प्रोग्राम्स में आते हैं, आपने भी शायद देखा होगा, बहुत से प्रोग्राम्स में स्टेज पे उसको काम मिलता है, वो मिलता है। कई दफ़ा तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा डायलॉग जो मुझे याद नहीं रहे उसको याद है। तो आपके इतने एडमायरर हैं, इतने प्रशंसक हैं जो आपको आज तक याद है। अच्छा, आजकल की जो फिल्में बन रही हैं, जिस तरह की कहानियाँ होती हैं, आप तो सालों बरसों से हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी फिल्में देखी, अच्छे अच्छे काम किए, तो आप क्या कहना चाहेंगे आजकल का ये जो दौर है फिल्मों का, ये किस तरफ जा रहा है? देखिए ये बात कहना गलत होगा कि हम उन दिनों में पिक्चरें बहुत बेहतर बने। जैसे मैंने आपको बोला कि ज़माने की रफ्तार के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। ज़माना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल गई बल्कि। तो वो जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जो अच्छी पिक्चरें बन रही हैं वो फिल्में चल रही, और जो अच्छी फिल्में नहीं बन रही, पहले जो नुकसान नहीं होता था वो नुकसान पूरा होता है। अभी ये बात डिफरेंस सिर्फ ये रह गया। इसलिए कोशिश ये रहती है आजकल कि स्क्रिप्ट जो हो उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत की जाए। अच्छा, अब आजकल के मेकर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज से बड़े मुतासर हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका फॉरेन फिल्मों का। तो वो वीडियो चालू हो गए ना, DVDs वगैरह, उनको देखते हैं, वो सीन लिखते हैं, वो करते हैं। राइटर भी आजकल ऐसे। तो हमें में क्या कमी है? राइटर्स की कमी है आजकल बहुत। हाँ, अच्छी कहानियों की कमी है, यानी कि इस कदर स्कोप है। अगर अच्छा राइटर हो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में तो उसको बहुत अच्छा एक पोजीशन मिल सकती है। लेकिन राइटर जो है उनमें वो कोई ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं लाते, वो नकल मार के लाते। अब नकल मार के किसी जगह पे तो वो अप्लाई करते हैं, हाँ, कहीं वो जो ट्रेडिशन में, और बहुत सी जगह पे वो जैसे फॉर एग्जांपल यू ट्राई टू कॉपी अ हॉलीवुड फिल्म दैट इज एप्लीकेबल टू द customs and the people there, but that's not applicable to the people and the customs here. Yeah. But you do the same thing, pick up the same thing and do it here. So adaptability है वो भी बराबर होनी चाहिए ना। और कहते हैं नकल में अकल चाहिए। नकल में अकल चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। नजर चल
आप इतने दिनों से ये कर रहे हैं विलेन, और कैरेक्टर भी बहुत सारे आपने रोल किए हैं, तो अब कुछ नया करने की जी में है कि आप डायरेक्शन में जाएं या कोई फिल्म प्रोड्यूस करें या कुछ अलग कुछ करने का देखिए, दिल मैंने करता है? पिक्चरें प्रोड्यूस बीच में दौर आया था, हम हर एक्टर का दौर आता है प्रोडक्शन का। मुझे भी लोगों ने बहुत कहा कि यार सब प्रोड्यूसर बन गए, तुम भी बन जाओ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। एंड दोज अकॉर्डिंग टू मी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि इस कदर बिखरी हुई है कि जिस आदमी को काम आता है वही पकड़ के रखे। हाँ, लेकिन वो काम भी अगर उसको मिलना बंद हो जाए तो फिर तो उसका रास्ता सोचना पड़ता है ना अपने लाइवलीहुड का। तो आपने जो इतने सारे विलेन के रोल किए हैं, बहुत सी हीरोइंस थी आपके साथ, तो आपके उस तरह के कैसे अनुभव रहे? कोई खास कोई यादगार बात हो तो हमारे सुनने वालों को बताएं। देखिए क्या है कि हादसे और इंसिडेंट्स तो बहुत होते हैं, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे हम उस ज़माने में ये था कि भाई विलन जो है रेप भी करता है, हम रेप करते थे, वो उस कहानी में मकसद होता था, उसका कहानी में कहानी से जुड़ा हुआ उसका ताल्लुक होता था, बिना मतलब के जो रेप होता था वो फ्लॉप होती थी पिक्चर। जो हीरोइंस मेहनत बहुत ही वो सुलझी हुई होती थी, वो पूरी तरह से कोऑपरेट करती थी रेप सीन्स में, और जो नई जो थी लेकिन स्टार बन चुकी थी, उनको कुछ अजीब सा लगता था यार ये रेप सीन क्या है, लेकिन रेप सीन करना पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, वो करने के लिए। तो दैट इज व्हाट द टाइमिंग इज, इट्स नॉट अ फिजिकल सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अच्छी एक्ट्रेसेस तो हमेशा कोऑपरेट करती थी, कई एक अच्छी एक्ट्रेसेस नहीं थी जिनको वो रिजर्वेशंस थे अपने बारे में, वो सीन को भी ख़राब कर देती थी। कुछ दफ़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी नहीं है कुछ कह सकते थे, क्योंकि वो स्टार थी, फिल्म में बड़ा असर पड़ता था। तो जब काम करते हैं तो हर किस्म का काम ठीक तरीके से निभाना चाहिए, तो अच्छा था, सबके साथ ताल्लुकात ठीक है, दोस्ती है, एंड पीपल आर वेरी हाईली एजुकेटेड नाउअडेज। आजकल ज़माना देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो एंट्री लोगों की हो रही है वो कुछ बहुत ही आला ख़ानदान से हैं, बड़े बड़े ख़ानदान से, बड़े तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ वो हैं उन्होंने MBAs किए हुए हैं, लेकिन उनको इस लाइन ने खींचा है। तो अभी आजकल एटमॉस्फेयर जो है एक बड़ा एजुकेटेड सा एटमॉस्फेयर है, और जो लड़कियां और लड़के जो इसमें काम कर रहे हैं वो इस मीडिया को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है। वो यानी इस काम को ऐसा लेते हैं जैसे कि वो जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे हम काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि भाई इस काम के लिए आपको कुछ और सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। तो सब अपने काम, और जो काम ठीक करता है उसको ही काम मिलता है। यू सी द कॉन्टैक्ट्स और द रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग टू मी डू नॉट बेनिफिट ए पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। आपका काम जो है आपको काम दिलाता है। अच्छा, अब आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं। जी सुनाइए, कोई सा भी सुनाए। उन्हें बड़ा अच्छा सुनाइए, वो अपनी, मैंने आपको फिल्म का नाम बताया था, जो दो रास्ते का सुनाइए। दो रास्ते का सुनाते हैं। दो रास्ते के सभी गाने बहुत अच्छे थे। चमकेगी बिंदिया चमकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, माहे रुसना
अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है भारत का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। और आज इस कार्यक्रम में जाने माने फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। आपको वक्त खाली तो किसी ज़माने में तो बिल्कुल नहीं मिलता होगा, अभी भी आप बहुत बिजी रहते हैं, पर जब कभी खाली वक्त मिलता है तो आपने पढ़ाई लिखाई तो बहुत की है और बहुत अवेयरनेस है, सब पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं, ऐसा हमें पता है। तो क्या करते हैं आप खाली वक्त में, मतलब किस तरह खाली कभी? वक्त में अभी तो देखिए, अभी तो पहले तो खाली वक्त में बड़े शौक में शायरी के हैं, खुद लिखते भी हैं, और फिर कॉलेज के ज़माने से शेर हमारा तखल्लुस था आवारगी। मजाक में आवारगी रखा था, लेकिन वो पुख्ता हो गया अभी आवारगी। तो खैर वो जो है, उसके बाद फिल्में देखने का बड़ा शौक, ट्रैवलिंग का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, और ये किताबों के बड़े कीड़े थे हमने कि जब से टेलीविजन वगैरह आए तो टेलीविजन किताब रख देते हैं साथ में, टेलीविजन देखते रहते हैं। इट इज रिप्लेस द रीडिंग हैबिट। अच्छा, तो आपने कहा कि आपका तखल्लुस था, आप शेर लिखते थे, तो एक आध अपनी पसंद का शेर हमारे सुनने वालों को भी तो सुनाइए, कुछ भी याद आ रहा हो अभी। क्या है कि जो सबको पसंद आएगा मैं उसके लिए बारे में बोलता हूँ, जो रोजमर्रा जिंदगी में जी हाँ काम आता है कि इंसान जो है जिंदगी में कभी उसको मायूस नहीं होना चाहिए। लाइफ इज ए चैलेंज, यू शुड फेस इट। कि बुझ जाए शमा तो जल सकती है, बुझ जाए शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। क्या बात है, बहुत अच्छे, हर इंसान के लिए, बहुत अच्छी, हर इंसान के लिए। क्या बात है। तो अभी कुछ, जब आप इतने सालों से लिख रहे हैं, तो कुछ पब्लिश कराने का इरादा है? दोस्त हैं हमारे, लिखने पब्लिश करना चाहते हैं किताब। मैंने कहा हमें वो शौक तो नहीं है, हम तो एमेच्योर राइटर हैं। नहीं, पर हमें सुनने का शौक है ना, सुनने वाला। तो देखिए वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ नकवी साहब हैं एक हमारे, वो खुद भी शायर ने, कहते हैं किताब शाया करनी है आपके नाम से। जी हाँ, तो करना चाहते हैं। देखिए अगर मौका हुआ और अगर इतने सारे हो गए प्रोग्राम तो फिर हो जाएगा, वो भी सिलसिला हो जाएगा। और हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत जल्दी से वो किताब। शुक्रिया बहुत। अच्छा, आप इतने सालों से ऐसे ही प्रेम चोपड़ा है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, कोई इधर उधर कुछ नहीं है। हाँ। आवाज तो जो लोग सुन रहे हैं चले गए। तो ये सब कैसे मेंटेन करके आपने रखा, ये एक राज है, बताना नहीं चाहेंगे वैसे आप? पर हम बताना चाहना क्यों नहीं, ये बताना चाहिए, क्योंकि ये तो आने वाली जनरेशन के लिए एक जरूरी है कि भाई आप जो इस प्रोफेशन में हैं फिल्म इंडस्ट्री के, मेहनत के साथ साथ आपको अपने आप को भी ठीक रखना पड़ता है, फिजिकली फिट, जैसे एक स्पोर्ट्समैन रखता है। मतलब क्योंकि आपकी लाइफ तो मतलब कभी रात में जागना, कभी सुबह से शूटिंग जब होती है, अगले दिन तक हमने 36 घंटे शूटिंग की नॉन स्टॉप, लोग कार में 36 के बाद। कई पिक्चरें ऐसी होती हैं कि भाई ये एक चैप्टर की डेट खत्म हो रही है, बनना सेट टूटना है, तो वी हैव टू फिनिश दैट वर्क, टाइमिंग्स आर वेरी ऑड, सो यू हैव टू कीप फिजिकली फिट। और उसके लिए आपको बाकायदा अपना ख्याल रखना चाहिए, खाने पाने पे परहेज़ होता है और एक्सरसाइज करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि ठीक ठाक रहे। बस इतना सा ही, पर इतने अच्छे। बाकी कुछ एक साथ से चलता रहता है सिलसिला। बाकी वही कहा कि परहेज जरूरी है, रेगुलर लाइफ परहेज करते हैं खाने, लेकिन रेगुलर लाइफ हमारी नहीं हो पाती क्योंकि हम सोशल कमिटमेंट्स बहुत होती है। जी हाँ, जी हाँ, वही तो, रेगुलरिटी तो आपकी हो ही नहीं सकती, कभी देर रात शूटिंग है, कभी सुबह जल्दी जाना है, खाना का वक्त नहीं है कि जब उल्टा सीधा होता है। तो ये बाकी जो है, बाकी खाने पीने में परहेज रहता है। किस तरह का परहेज करते हैं खाने पीने में? जैसे देखिए, आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भी अभी वो वक्त चला गया जब कि आप पराठे वराठे हलवे खाते थे। आप जरा कुछ दूसरी किस्म के खाने खाइए जो आपको मेंटेन रखे। वैसे आपको पसंद क्या है खाना? भाई हमें तो पंजाबी खाना बहुत पसंद है, लेकिन हम ज़्यादा आजकल खाते हैं, वो भी खाते हैं, मिक्स करते हैं, बॉयल खाना खाते हैं, कॉन्टिनेंटल खाना खाते हैं। फॉर मी फूड इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। मैं जब फॉरेन कंट्री में जाता हूँ तो मेरे बड़े से कलीग्स हैं, वो खाना घर का बड़ा याद करते हैं, यार पंजाबी खाना चाहिए। लेकिन मैं तो इटली में था, तो वहाँ भी शूटिंग के दौरान में था द ग्रेट कैम्ब्रल, तो वहाँ हमने बिल्कुल इटालियन फूड वाज वेरी गुड फॉर मी। समटाइम्स दोस फूड आर वेरी हेल्दी, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट टू इट। अच्छा, आपकी पसंद का एक गाना और सुनते हैं, फिर बातें हैं तो बहुत। पिक्चर का नाम बताइए। ये अपना प्रेम नगर, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी से। खाली घर की दीवारों पे शीशे की तस्वीर है, मैं ये तो
जाने दे जा 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 मुझे ना अब याद आ उजड़ा महल ये वीरानों की तरह उजड़ा महल ये वीरानों की तरह किसमें फिरूं मैं दीवानों की तरह अनजानों की तरह बेगानों की तरह जा जा मुझे ना अब याद आ ओ मुझे भूल जाने दे जा जा अच्छा प्रेम साहब, अब हम रेडियो के लिए आपसे इतनी बातचीत कर रहे हैं, आप रेडियो सुनते थे पहले, कुछ आपको याद है? अभी क्या भी सुनते हैं? बिल्कुल, अरे पहले बहुत रेडियो विविध सुनते थे। भारती? क्या विविध भारती सुनते थे, बाकायदा सुनते थे, अभी भी सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे प्रोग्राम लगते हैं उसके। चलिए, और अभी तो और अच्छा लगेगा। अभी और अच्छा लगा कि आपने हमसे इंटरव्यू किया। जी हाँ। अच्छा, आपकी अपनी इतनी सारी बातें हो गई, पर आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा 5 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। एक ब्रदर जो है वो प्रोड्यूसर बना, कैलाश चोपड़ा, मेरा बड़ा ब्रदर जो है सबसे बड़ा। उसने 5-6 पिक्चरें भी बनाई, लेकिन क्या वो भी जैसे मैंने बताया ना कि कामयाबी ज़बरदस्त हो तो फिर आदमी चलता रहता है। उसको मिली, कामयाबी मिली, लेकिन ज़बरदस्त नहीं मिली, एवरेज कामयाब रहे वो। नफरत पिक्चर थी, फिर उसने शाका बनाई थी, फिर और पिक्चरें ठीक ठाक बनाई, नुकसान भी नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक रहा। तो और बाकी जो ब्रदर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में, कुछ प्राइवेट जॉब्स में थे, प्राइवेट जॉब्स में है। सिस्टर जो है शी इज़ मैरिड ना, एवरीबडी इज सेटल डाउन। मेरी ज़ाती फैमिली जो है, मेरा एक अदद वाइफ है अभी तक, और 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो चुकी। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा जैसे जो डॉक्टर होते हैं तो उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वैसा कुछ नहीं आपकी था। बच्चियों को ऐसा नहीं लगा कभी कि आर्टिस्ट बने? हाँ। नहीं, लेकिन वो देखिए, वो अपनी हमें मुझे तो कोई इतराज नहीं था, क्योंकि मैं तो जानता हूँ जो गलत बात है, एक ट्रेडिशन चीज़ है, नहीं फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसी बात नहीं है। आजकल आप माहौल देखेंगे तो बड़े नेक खानदान की लड़कियां यहाँ आती हैं, बड़े बड़े अच्छे खानदान की लड़की, पढ़ी लिखी आती हैं। दे आर द पीपल हु रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू द मैप ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो लेकिन उनको खुद शौक होना चाहिए, शौक नहीं था, तो वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा थी, कंप्यूटर से। लेकिन उन सब के ताल्लुकात जो हैं, शादी जो हुई है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री के साथ लोगों में रहने वालों से। अच्छा, उनका कभी दिल नहीं हुआ कि वो भी जाएं? उनका खुद का नहीं, बट लेकिन दे बिग एसेट्स, बिकॉज दे आर इस माहौल में पली हैं, तो उनको मालूम है कि किस तरीके से वो दे आर वेरी बिग एसेट्स देयर हस्बैंड। एक तो राहुल नंदा है जो कि पब्लिसिस्ट हैं, उसके साथ बड़ी लड़की है, और दूसरी विकास भल्ला है। जी हाँ, जी हाँ। वो भी एक सिंगर और टेलीविजन में और फिल्मों में काम कर रहे हैं, मशहूर नाम है, और वो भी है अपना बिल्डर भी है प्रोफेशनल लाइफ में। तीसरा शर्मन जोशी है, गुजराती है वो, तो उसके साथ ही उसकी शादी प्रेरणा है, और सब छोटी छोटी रकीता, पुनीता एंड प्रेरणा, तीनों के शादी। लेकिन वो दोनों जो है एक्टर हैं और एक पब्लिसिस्ट है, तो फिल्म इंडस्ट्री में ही है वो।
कब से है मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है सर पे है, कब से है। जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो। शायरी सुनाती हूँ दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में, आओ ना। तुम्हें पाकर न खोने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे नजरों में रख लो तुम कहीं, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है सर पे है, कब से है। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहाँ के मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा। अब संभलना नहीं है, जो भी है वो सही है, आओ ना। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे रहने दो अपने पास ही, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है सर पे है, कब से है। अच्छा, आपने इतना काम किया, इतना वक्त गुजारा, आपने किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, अपने अच्छे काम को या पैसे को? आप किसको अच्छे जिंदगी में काम, बढ़ा? अच्छे काम। पैसा आपके लिए कितने मायने रखता है? पैसा फॉलोज यू। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आपको काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ का ख्याल रखिए, कोई आप पर एहसान नहीं करता, कोई आपको ये काम नहीं देता कि आप उसके दोस्त हैं या आप रिश्तेदार हैं। वो बात होती तो फिर एस मुखर्जी, जिसने हज़ारों आदमियों की ज़िंदगियाँ बनाई, लेकिन वो डिजर्विंग केसेस थे, अपने लड़कों के लिए क्यों नहीं कुछ कर सका? उनके लिए उन्होंने पिक्चरें बनाई, जॉय मुखर्जी, उनके लिए। बाकी मैं ये नहीं उनको कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन ये एक मुकद्दर का खेल समझिए या फिर काबिलियत का खेल समझिए, या एक हार्ड वर्क का एक ज़रिया समझिए, नहीं वो सस्टेन कर पा रहे।
तो इस तरीके से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों की ज़िंदगी बनानी चाहिए इस फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बना सके। बहुत दोस्त बने, बहुत रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को अंदर अपॉर्चुनिटी दिलवाई, लेकिन दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। मतलब काम बोलता है आखिर। काम बोलता है, सिर्फ काम बोलता, और कुछ नहीं बोलता। अच्छा, पहले ज़माने में क्या था, कलाकार होते थे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते थे, वो आगे की लाइफ के बारे में कि उनके पास कितना पैसा रहेगा, क्या होगा, कुछ भी प्लानिंग नहीं करते थे। और आपने किस तरह प्लान किया कि आप काम तो खैर अब तक कर रहे हैं और आपने हमेशा काम को ही महत्व दिया, इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, पहले ज़माने में ऐसे सुनते थे कि बिल्कुल ही जितना पैसा आता था वो ऐसा सोचते थे, शायद उनको पैसा कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, तो सोचते यार आ गया तो उनके चाहने वाले जो थे आसपास के लोग मिल जाते हैं बहुत से, तो वो उनकी मदद की पैसा उनका ख़जाना खाली करने में, तो वो जो है वो अय्याशी में पड़ गए। लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी की। देखिए कई दफ़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो वो लकी रहते हैं, कई दफ़ा आप अनलकी रहते हैं। कईयों ने फिल्में बनानी शुरू की लोगों के बहलावे में आके, फाइनेंसिस के, आप इतने बड़े हीरो बन गए, प्रदीप कुमार थे जैसे, भारत भूषण जी थे, ये सब थे, मोतीलाल जी थे, ये सब थे। तो जब पिक्चरें खुद बनाई तो वो फिल्में जितना उन्होंने फाइनेंस लिया था, जो भी किया था, फिल्में बिल्कुल नाकामयाब रहीं, फ्लॉप हो गई। तो जो सारी ज़िंदगी की कमाई थी उनमें चली गई। फाइनेंशियल तो पैसा छोड़ेगा नहीं, आप कोई भी हो, जो पैसा देगा वो तो पैसा लेगा ना वापस। तो वो फिर उस वजह से उनको, तो ये जो है आजकल के, उसके बाद जो बाद में जनरेशन आई, उन्होंने सोचा कि ये मिसालें देख के कि उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी का ज़रिया रखना चाहिए। तो फिर हमारी एसोसिएशन ने भी बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने यानी कि ये भी किया कि एक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कर दी। जैसे सपोजिंग मैं 5 लाख रुपए लेता हूँ, तो 5 लाख में से मैं कहता हूँ जी मुझे 2 लाख रुपए दिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और 3 लाख रुपए जो है वो उसका इंश्योरेंस दे दीजिए। अच्छा। अब 3 लाख का जो इंश्योरेंस है वो अभी 200 अगर 2005 है तो मुझे 2008 से आप 3 लाख बांटते जाइएगा। तो वो हर साल फिर आपको, सपोज 2008 में आपको काम नहीं रहा, हाँ। तो लेकिन आपका वो जरिया जो आपने इन्वेस्ट किया वो मिलता रहा, वरना पैसे से आपको मिल जाते फिर उड़ जाते गड़बड़ जो होते हैं, टैक्स ले जाते, टैक्स आपको देना पड़ता है, जब आप उस वक्त नहीं कुछ काम करते तो टैक्स भी कम हो जाता है। तो ये जो सिलसिला, जो उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने शुरू की कि भाई रोजी का खर्च, तो आजकल जो लोग हैं आजकल तो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि वो सिक्योर है, मोस्ट ऑफ देम आर सिक्योर इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। चार पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है, दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है, प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान है, पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है,
ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये नशा कोई धोखा जरूर करे है। यही पैसा तो हाँ, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। अरे चले कहाँ, ये पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। बाजारों में प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है। फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, जिस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं। अरे पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, ये दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। अरे इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। पास पैसा है तो है ये दुनिया हंसी, दुनिया हंसी। हो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन, मानो यकीन। ये दिमागों में पैदा फितूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, गरूर करे है। इतने सारे आपने रोल किए हैं, कुछ अच्छे, आपको कोई ख़ास अनुभव याद हो जो आप हमारे सुनने वालों से शेयर करना चाहें? कोई एक ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपका कुछ ख़ास अनुभव रहा हो, या आप कभी किसी बाल बचे हों किसी दुर्घटना से, या कोई ख़ास ऐसी कोई घटना याद आ रही? देखिए क्या है कि बहुत से हादसे होते हैं। कई दफ़ा शॉट दिया, अब बेताब पिक्चर बनी थी, उसमें हमने शॉट दिया, एक्शन सीन था, तो वो ऐसे अचानक वो घोड़ों का एक फ़ौज आती है उसके ऊपर, जो मैं किरदार कर रहा था, तो वैसे डुप्लीकेट करते हैं या आप वो उस माहौल पे नहीं उसको कर लेते हैं। लेकिन उसी में ही पहले एक्शन से अगर गलती हो गई तो मैं वही ज़मीन पे ही लेटा हुआ था और घोड़े इधर उधर ऊपर से नीचे से जा रहे हैं, कहीं उसके सर फट जाते तो शायद हादसे हो जाता, तो लेकिन वो नहीं हुआ, अच्छी किस्मत थी, बच गया। इस तरीके से बहुत से हादसे हमारे एक्शन ड्यूरिंग एक्शंस होते हैं। और पहले तो हम बहुत खुद ही एक्शन में पार्टिसिपेट करते, डुप्लीकेट्स बहुत कम यूज़ करते थे, बड़े जोश और खरोश होता था। बाद में सिनेमा टेक्निक को समझे, सोचा कि नहीं ये इसका तो फ़ायदा नहीं, तो जो डायरेक्टर कहता है वही करो, फाइट मास्टर कहता है, तो पहले इंसिस्ट करते थे हम खुद करेंगे, तो वो एक होता है। लेकिन बाद में गलतियों का एहसास होता है, देखने के बाद तो कोई ज़रूरी नहीं था इतना। और ऐसे हादसे हैं बहुत से, बात अच्छा होते ही रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी तमन्ना रही तो नहीं कि किसी के साथ काम करने की या कोई खास रोल करने की? खास रोल तो हर एक्टर जो है वो चाहता है यार कि मैं काश के ये रोल करता, काश के ये रोल मुझे मिले, लेकिन हर चीज़ तो नहीं मिलती ना, बिकॉज सो मेनी एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व। तमन्नाएं तो रहती हैं, हर कलाकार हर अदाकार को रहती हैं। तो अभी बाकी हैं बहुत सी तमन्नाएं बाकी हैं, तो आप उसे पूरा करना चाहेंगे अपने डायरेक्शन में? मैं पूरा करना चाहूँगा अगर हमें मौका मिला तो। अपने डायरेक्शन में काम? नहीं, डायरेक्शन तो मेरा ख्याल, मैंने बीच में कहानी लिखी भी थी खुद जी, स्क्रिप्ट भी तैयार किया था, बल्कि एक प्रोड्यूसरों ने भी बेचारे पीछे काफ़ी देर तक रहे, फिर मैंने कहा नहीं, इट बी टू मच, क्योंकि इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है। आप अगर
अपना हट के एक्टर बन के प्रोड्यूसर बन जाए ना, तो जो आपके बेहतरीन दोस्त हैं वो आपके फिर बेहतरीन दुश्मन भी बन जाते हैं। तो वो तो काम कुछ अलग हो जाता है। काम कुछ अलग हो जाता है। तो वो दैट एडजस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। सम पीपल कुड एडजस्ट, एज आई टोल्ड यू, दोज हु बिकेम टोटली आउट ऑफ जॉब, लाइक वी हैड पीपल लाइक एग्जांपल ऑफ राकेश रोशन या मनोज कुमार का बतौर एक्टर। मनोज कुमार एक एग्जांपल ऐसी थी, राजपुर एग्जांपल एक ऐसी थी, बहुत ही कामयाब हीरोज भी थे, साथ में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, बहुत काम। राकेश रोशन और 4-5 जैसे हैं जो उनको काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्राफ्ट ऑफ डायरेक्शन सीखा, प्रोडक्शन सीखा, पहले पिक्चरें प्रोड्यूस की, फिर वो किया, अभी वो उनकी पोजीशन बहुत अच्छी। अच्छा, आपको उस जमाने में किस डायरेक्टर और किस एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करना बहुत कंफर्टेबल लगता था? देखिए, सब डायरेक्टर्स का अपना अपना स्टाइल है। हर डायरेक्टर, मनोज कुमार के साथ बड़ा मजा आता था, बहुत ही इजी स्टाइल है, अच्छा लगता है, नेचुरल बिल्कुल कर रहे हैं। पी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, शक्ति सामंत, शिवम प्रकाश, मोहन कुमार, ये बड़े नाम थे, प्रमोद चक्रवर्ती वगैरह, सब बड़े बड़े जिन्होंने पिक्चरें बनाई। किसी को एक पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन सब ने गोल्डन जुबलीज बनाई, सब ने कामयाब पिक्चरें बनाई, अपना अपना स्टाइल था। हाँ, कई एक जो उस वक्त जो स्टाइल था वो अपनाया हुआ था। आजकल वो टेक्निक और स्टाइल इतना कामयाब नहीं रहता, ज़माना चेंज हो गया। कई लोगों ने एडजस्ट किया, कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाए। जैसे यश चोपड़ा है, वो एडजस्ट किया, आजकल के ज़माने में भी पिक्चर बना रहा है, उस ज़माने में भी कामयाब बनाता था, आजकल भी कामयाब बना रहा है। और कई बहुत कम लोग हैं जो एडजस्ट कर पाते। आप भी एडजस्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। वही हमने एडजस्ट किया, तभी तो चल रहे हैं। घबरा गए, आगे आगे तुम पीछे हम आ गए, जिसकी तलाश थी उसे पा गए, चोरों का माल सब चोर खा गए, चोरों का माल सब चोर खा गए, चोरों का माल सब चोर खा गए। अच्छा, जैसे जितने भी फिल्म वाले कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं थिएटर से भी जुड़े रहते हैं, करना पसंद करते हैं थिएटर। आप? मुझे दरअसल शौक है, शुरू से मैंने चाहे एमेचर थिएटर में काम कर, लेकिन हम बड़े शोज करते हैं, शोज में हम परफॉर्म करते हैं, गाना वाना गा देते हैं जो कई। अरे ये तो आपने अपनी खासियत। गाना गा नहीं देते, यानी कि जो एक फिल्म थी मेरा मुकद्दर जी, कि गाना प्लेबैक मैंने और कृष्णा मूर्ति ने दिया था, अपनी कविता कृष्णा मूर्ति। तो वो गाना एक डायलॉग्स की शक्ल में था, वो मैंने कविता कृष्णा मूर्ति जी ने परफॉर्म कर दिया था लंदन स्टेज पे। तो बड़ा, तो अभी कुछ थोड़ा सा नमूना हमारे सुनने वाला। मुकद्दर का गाना सुनाइए ना लोगों को, मेरा मुकद्दर। वो तो हम सुनेंगे, पर आपकी गले से अगर। वो क्या था कि एक कॉमेडी कैरेक्टर था मामा का, तो वो एक गाना गाता है जो क्या एक लड़की के ऊपर बड़ा डोरे डाल रहा है, तो वो मानती नहीं है। तो इसको लोग सारे जो इंडस्ट्री में जितने कैरेक्टर है वो मामा ही बोलते हैं। तो कहते हैं, वो कहते हैं बस वैसे बोला, हाय हंगामा लुट गया मामा, अरे जम गया ड्रामा, आजा आजा मेरी जान। जब से ये दिल है प्यासा, कब से ये दिल है प्यासा, अब तो करीब मर जाऊं हिसाब किताब करके। कब से ये दिल है प्यासा, अब तो करीब मुझको गले लगा के, मुझको गले लगा के, मुझ में ही समा जा,
मामा, लुट गया मामा, जम के ड्रामा, मिलके गाए सारे गामा, मैं भी राजी, तू भी राजी, जम के खेले प्यार की बाजी, तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा, आजा आजा, पास तो आजा, मिलके बजाए प्यार का बाजा। आजा आजा, होश उड़ा जा, प्यार से आजा, आजा आजा, आजा 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 आजा, आया या आया या आया या। प्रेम चोपड़ा साहब, आपने विविध भारती के लिए इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, जिंदगी की बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे सुनने वाले बहुत कुछ जानना चाहते थे आपके बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस खुश रहो, मिलके रहो, ताकि हमारा देश तरक्की करे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से निम्मी मिश्रा की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे और जेटी महाजन ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।